ओके, सो मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी दो कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर भी दो कंपोनेंट्स हैं, एक नहीं है। पहला है इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, ये पहला है। और दूसरा है मिसलिनियस टॉपिक्स। इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है ये है 1857 से लेकर 1947 तक। 1857 से लेकर 1947 तक ये है इंडियन नेशनल मूवमेंट। और दूसरा कंपोनेंट मैंने बोला मिसलिनियस टॉपिक्स। इसके अंदर क्या आएगा? इसके अंदर ये टॉपिक्स आएंगे जैसे आर्य समाज कब बना, किसने बनाया, और उसके मेन कंट्रीब्यूशंस क्या थे। ब्रह्मो समाज किसने बनाया, कब बनाया, और उसके मेन कंट्रीब्यूशंस क्या थे। जब भी आप मेंस की तैयारी करोगे या प्रीलिम्स की तैयारी करोगे तो ये जो मिसलिनियस टॉपिक्स हैं इसके ऊपर खास ध्यान देना, खास करके प्रीलिम्स में, और कभी कभी मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं। और क्वेश्चन तीन टॉपिक्स में से ही आएंगे: कब बना, किसने बनाया, और उसके मेन कंट्रीब्यूशंस। मेन कंट्रीब्यूशंस में 4 पॉइंट एटलीस्ट आपको याद होने चाहिए। जैसे ब्रह्मो समाज के 4 कंट्रीब्यूशंस क्या थे, आर्य समाज के 4 कंट्रीब्यूशंस सोसाइटी को क्या थे। सिमिलरली और बड़े सारे समाज हैं, ये तो मैंने 2 के नाम बोले, ऐसे कम से कम 30 से 40 होंगे, लेकिन आपने सारे के सारे नहीं करने हैं। 30 से 40 में से आप 20 कर लो, बहुत हैं। केएस के लिए 20 कर लो, बहुत हैं। अगर हम आईएएस की बात करें, आईएएस में से भी 40 करने की ज़रूरत नहीं है, 30 कर लो तो बहुत। केएस में 20 कर लो और आईएएस में 30 कर लो। अब आप बोलो कि मैं पूरे के पूरे 40 कर लूँ, वो इम्पॉसिबल है। ठीक है ना, आईएएस और केएस में पूरा सिलेबस करना एक तो स्टुपिडिटी है और वो इम्पॉसिबल भी है, दोनों ही चीज़ें हैं। इसलिए कभी भी पूरा सिलेबस नहीं करो यूपीएससी में, ना ही केएस में। और वो स्टुपिडिटी है और साथ में वो इम्पॉसिबल है करना, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो मैं जो आपको कराऊंगा, मैं फर्स्ट टॉपिक ही कराऊंगा, मिसलिनियस टॉपिक्स दूसरे टीचर कराएंगे। ठीक है, मैं जो आपको कराऊंगा इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब अगर हम बात करें मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में से पेपर में प्री और मेंस में कितने कितने क्वेश्चन आते हैं, तो पहले प्री की बात करते हैं। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट में परसेंटेज की बात करूँगा, इसमें से कितना परसेंट आता है, इसमें से कितना परसेंट आता है। तो 80% यहाँ से आएगा और 20% यहाँ से आएगा प्री में। ये प्रीलिम्स की बात कर रहा हूँ, मतलब 80% क्वेश्चन प्रीलिम में इंडियन नेशनल मूवमेंट में से आएंगे और 20% आएंगे मिसलिनियस टॉपिक्स में से आएंगे। ठीक है, रही बात मेंस की, तो मेंस में भी सेम 80% यहाँ से और 20% यहाँ से। तो वेटेज ही देख लो आप, है ना। अब टाइम ड्यूरेशन कितना लगता है दोनों टॉपिक्स को कवर करने में, तो टाइम ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली क्लास की अगर हम बात करें तो 1 महीना मान के चलो। 1 महीने में 4 संडे भी होते हैं, संडे निकाल दो, 26 दिन, 26 लेक्चर अप्रॉक्सीमेटली, ऑन एन एवरेज ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाएगा। 26 लेक्चर इसको लगेंगे इंडियन नेशनल मूवमेंट को। हाँ, ये मैं बता दूं, इंडियन नेशनल मूवमेंट को हम प्री और मेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ठीक है, तभी 26 लेक्चर लगेंगे। अगर मैं इसको प्री पॉइंट ऑफ व्यू से कराऊँ तो सिर्फ 5 दिन लगेंगे, सिर्फ 5 दिन। रोज़ 2-2 घंटे की क्लास होगी तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा प्री का। बट हमने वो नहीं करना है, हमने मेंस का भी साथ में करना है, क्योंकि मेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। मेंस का इंपॉर्टेंट ये इसलिए भी है बिकॉज मेंस में हमें कुछ इजी टॉपिक्स होते हैं और कुछ डिफ़िकल्ट टॉपिक्स होते हैं। तो दिस इज़ वन ऑफ द ईजीएस्ट टॉपिक्स। ठीक है, तो अगर हमें बाकी टॉपिक्स थोड़े कम आते हैं तो इसके ऊपर ज़्यादा हम ध्यान देंगे, तो यहाँ से तो नंबर आएंगे, है ना। इसको हमने स्किप नहीं करना है, ये बड़े ध्यान से करना है, अच्छे से करना है। ठीक है, और मैंने कहा कि 80% यहाँ से टाइम लगेगा, इसको 26 दिन। और रही बात इसकी, अगर हम टॉपिक्स की बात करें तो 10 दिन, 10 भी ज़्यादा है, 8 दिन प्री और मेन दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, 8 लेक्चर क्लास के। सेल्फ स्टडी की बात करेंगे अगर हम, तो सेल्फ स्टडी आपको, तो आप क्लास में ही कर रहे हो तो यहाँ पर घर में भी जाके रोज़ इसको पढ़ोगे तो वो साथ साथ होता जाएगा सेम इसका। इसके लिए कोई स्पेशल एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। टेस्ट की बात करें तो वैसे तो इसका टेस्ट मैं एंड में लूँगा, मॉडर्न इंडिया का पूरे का। अगर कोशिश करूँगा कि बीच में एक टेस्ट ले लूँ,
बट मैं उसका प्रॉमिस नहीं करता, एंड में तो लूँगा ही लूँगा, कोशिश करूँगा बीच में एक टेस्ट लेने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट। करें स्टार्ट। तो इंडियन नेशनल मूवमेंट, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये इंडिया की मूवमेंट है, नेशनल मूवमेंट है। 3 वर्ड है इसके अंदर, इंडियन नेशनल मूवमेंट। इंडियन मीन्स इंडिया की, नेशनल मीन्स देश की, पूरे नेशनल मतलब नेशनल लेवल के ऊपर, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, तब आएगा नेशनल। अगर सिर्फ नॉर्थ आ जाए तो वो रीजनल मूवमेंट हो जाएगी, सिर्फ साउथ आ जाए तो भी रीजनल हो जाएगी, लेकिन ये नेशनल है। ठीक है, नेशनल मीन्स पूरा इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व होगा। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है। और मूवमेंट, मूवमेंट क्या होती है? क्रांति, क्रांति। ठीक है ना, तो जब पूरा देश एक चीज़ को पाने के लिए लग जाता है उसको बोलते हैं क्रांति, मूवमेंट। इसकी बैकग्राउंड में जाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, बैकग्राउंड, क्योंकि यूपीएससी और केएस में आजकल के आपको बैकग्राउंड के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। वहाँ पर आपको डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछेगा, वो आपको बैकग्राउंड के क्वेश्चन पूछेगा। फॉर एग्जांपल, आपको वो ये नहीं पूछने वाला कि गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया, कब किया और क्यों किया, कब किया, क्यों किया और उसमें क्या नतीजे निकले। अगर वो क्वेश्चन पूछ ले तो वो बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए आंसर देना। बट वो क्वेश्चन पूछता था, बट कब पूछता था ऐसे क्वेश्चन? वो पूछता था 90s में, 80s में, 1980s के। अगर आप आईएएस के पेपर देखोगे ना 1980s के या 1990s के, जब आपके फादर ये एग्ज़ाम देते होंगे तो तब इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। आज की डेट में वो ऐसे क्वेश्चन क्यों नहीं पूछ रहा? क्योंकि आज एक तो मार्केट में बुक्स के बहुत ज़्यादा बुक्स अवेलेबल है, मटेरियल बहुत ज़्यादा अवेलेबल है। पहले तो एनसीईआरटी है, उसके बाद टेक्स्ट बुक्स दूसरी बन गई है बिपिन चंद्रा वगैरह की, उसके बाद क्रॉनिकल में उसका शॉर्ट बन गया है। ठीक है, या अरिहंत में उसका शॉर्ट बन गया है। फिर ऐसी बुक्स भी हैं कि शॉर्ट का भी शॉर्ट बन गया है। ऐसी बुक्स भी आपको अगर मिल जाएंगी मार्केट में, जो पूरी इंडियन नेशनल मूवमेंट को 4 पेज में कंसाइज वो आपको समझा देगा, 4 पेज में। ठीक है, तो इसलिए यूपीएससी को पता है कि बच्चे ये खेड़ा सत्याग्रह आराम से कर लेंगे, ये 2 लाइनों में पढ़ लेंगे इसको। ठीक है, इसलिए वो आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है, फैक्चुअल क्वेश्चन कम डाल रहा है। फैक्चुअल मीन्स खेड़ा कब हुआ और उसकी कंट्रीब्यूशंस क्या थी, ये हो गया फैक्चुअल। लेकिन वो फैक्चुअल पूछेगा नहीं। क्यों? अब आप बोलोगे सर केएस में तो पूछ सकता है। केएस वाले क्या कर रहे हैं? केएस वाले अपना दिमाग नहीं लगा रहे, वो यूपीएससी के कॉपी पेस्ट करके ही पेपर मेंस में डालते जा रहे हैं। तो केएस को आप आईएएस से अलग ना समझो, केएस को आईएएस ही समझो। क्यों? क्योंकि सेम कॉपी यहाँ पर क्वेश्चंस की आ जाएगी। हो सकता है 2014 में कोई क्वेश्चन पूछा हो आईएएस में, वही 2014 वाला क्वेश्चन यहाँ पे कॉपी पेस्ट हो जाए केएस में। इसलिए आप केएस का प्रीलिम्स बहुत इजी है। जो सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम क्लियर करता है वो प्रीलिम्स केएस का भी क्लियर, लेकिन केएस का मेंस बहुत डिफिकल्ट है। मेंस जो आईएएस का प्रीलिम पास करते हैं ना, उनसे भी केएस का मेंस क्लियर नहीं हो रहा, बहुत डिफिकल्ट है। क्यों? उसका रीज़न एक ही है कि ये आईएएस के पेपरों की कॉपी करते हैं सारे। ठीक है, और इसका मतलब ये हुआ कि आईएएस और केएस का मेंस सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है ज़्यादा। ठीक है, तो हमने देखा कि कंसेप्चुअल क्वेश्चंस आने वाले हैं आपको मेंस में। ठीक है, हाँ प्रीलिम्स में अभी सेम नहीं हुआ लेवल, क्योंकि आईएएस में तो प्रीलिम्स में भी कंसेप्चुअल डालता है, लेकिन केएस में प्रीलिम्स में फैक्चुअल डालेंगे। तो प्रीलिम्स में आप अभी बचे हुए हैं, लेकिन मेंस में आप नहीं बचोगे, वहाँ पे दोनों जगह कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो इसलिए मैंने कहा कि बैकग्राउंड समझानी पड़ेगी, इंडियन नेशनल मूवमेंट की बैकग्राउंड क्या है। तो आज हम समझेंगे बैकग्राउंड क्या है इंडियन नेशनल मूवमेंट की। इंडिया जो था, हमने कहा कि मूवमेंट स्टार्ट हो रही है 1857 से, 1857 से, जब मंगल पांडे ने रिवॉल्ट वगैरह स्टार्ट किया, 1857 का रिवॉल्ट। लेकिन ये मूवमेंट बेशक 1857 में रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ था,
बट इस मूवमेंट की नींव बहुत पहले 100 साल पहले ही रखी जा चुकी थी, 100 साल पहले, यानी 1757। कैसे? हाँ, बेसिकली क्या था कि अंग्रेज़ जब इंडिया में आए तो अंग्रेज़ों ने अपना फ़ायदा देखा हर चीज़ में। उनको इंडिया के लोगों का फ़ायदा नहीं देखना था, उनको अपनी कंट्री का फ़ायदा देखना था अंग्रेज़ों को, ठीक है। तो जब वो अपने कंट्री का फ़ायदा देख रहे थे, उसमें इंडिया का नुकसान था, इंडिया का लॉस था। तो चाहे वो नॉर्थ इंडिया हो, वेस्ट इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, ईस्ट इंडिया हो, हर जगह इंडियंस का लॉस हो रहा था। धीरे धीरे ये लोगों ने समझना पहले पहले तो लोगों को लगता था कि अंग्रेज़ आगे बड़ा अच्छा हो गया हमारे देश के लिए, कि अब हम अंग्रेज़ों जैसे बन जाएंगे, हमारे इंस्टीट्यूशंस अंग्रेज़ों जैसे हो जाएंगे, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे हमारी यूनिवर्सिटीज़ बन जाएंगी, हमारी वेशभूषा अंग्रेज़ों जैसी बन जाएगी। पहले पहले लोगों को ये लगा। इवन कि मैं आपको एक बात बताऊं, गांधी जी पहले अंग्रेज़ों ब्रिटिश रूल के फेवर में थे। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका में थे तो ही वॉज इन फेवर ऑफ ब्रिटिश रूल, बट लेटर ऑन इन हिज लाइफ ही वेंट डेड अगेंस्ट ब्रिटिश रूल। वो बाद में अंग्रेज़ों के रूल के डेड अगेंस्ट हो गए। पहले ही वॉज इन फेवर ऑफ इट दिस रूल। बहुत सारे लीडर्स गांधी के अलावा भी, अगर आप देखोगे कांग्रेस के सीनियर लीडर्स जिन्होंने कांग्रेस की नींव रखी 1885 में, दे वर वेरी फ्रेंडली विद ब्रिटिशर्स। दादा भाई नौरोजी, ठीक है, दे वर वेरी एजुकेटेड, बेसिकली दे वर एजुकेटेड इन यूके। उनकी एजुकेशन यूके से हुई थी। आज आप देखो कि हमारी एजुकेशन अगर यूके से होती है तो हम हाई सोसाइटी में फॉल करते हैं, हाई में करते हैं ना। और उस टाइम 1885 में जिन लोगों ने पढ़ाई करके जो इंडिया आ चुके थे, यानी कि उन्होंने पढ़ाई कब की होगी? 1850 में। 1850 में जो बंदा इंग्लैंड में जाके पढ़ रहा है वो कितने हाई लेवल का होगा, कितने रिच फैमिली से होगा। ये जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू उसका फादर, गांधी जी, ये सारे, रविंद्रनाथ टैगोर, ये सारे उस टाइम के हाई क्लास से बिलोंग करते थे। तो इन्होंने एजुकेशन सारी ब्रिटेन से हासिल की थी, और इसलिए ब्रिटेन के जितने भी गवर्नर जनरल थे, वाइसरॉय थे, वहाँ की पार्लियामेंटेरियंस थे, वहाँ के गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, वहाँ के इंडियन सिविल सर्विस के ऑफिसर्स थे, सारे इनके ऑलमोस्ट फ्रेंड्स थे। तो बेसिकली ये कहते थे कि अंग्रेज़ों का रूल हमारे लिए अच्छा है, ये भी यही सोचते थे। बट धीरे धीरे इनको भी समझ आने लगा कि लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बेशक अच्छा है, बट लॉन्ग टर्म में ये रूल हमारे लिए, हमारा इससे लॉस हो रहा है लॉन्ग टर्म में। दादा भाई नौरोजी ने उस टाइम एक बुक लिखी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कौन सी बुक? बड़ी मशहूर है, ये प्रीलिम्स में भी पूछते हैं। पॉवर्टी क्या मतलब होता है? गरीबी। एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये अन का मतलब क्या है? अन ब्रिटिश रूल। एक तो होता है ब्रिटिश रूल, एक हो गया अन ब्रिटिश रूल। मीन्स कि ब्रिटिशर्स बुरा रूल कर रहे हैं इंडिया में, गंदा रूल कर रहे हैं, अन ब्रिटिश रूल। तो ये दादा भाई नौरोजी ने बुक लिखी थी, बड़ी बड़ी पॉपुलर बुक है, ये प्रीलिम्स में भी पूछी जाती है, ठीक है। दादा भाई नौरोजी जो था, दादा भाई नौरोजी, ही वॉज ऑल्सो नोन एज ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्या? ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ठीक है। कांग्रेस का सेकंड प्रेसिडेंट था ये, सेकंड प्रेसिडेंट। फर्स्ट था WC बनर्जी, ठीक है। तो दादा भाई नौरोजी वॉज सेकंड प्रेसिडेंट कांग्रेस के। तो बाद में इनको समझ आने लगा कि ब्रिटिश रूल इंडिया के लिए अच्छा नहीं है, बल्कि बुरा है। पहले पहले इनको लगता था कि अच्छा है, ठीक है। अब हम देख रहे हैं कि इंडियन नेशनल मूवमेंट का बैकग्राउंड क्या था। तो मैंने ये कहा कि जब अंग्रेज़ इंडिया में आए, अब अंग्रेज़ इंडिया में लगभग कब आते हैं? 1857 में रिवॉल्ट होता है, तो इससे कोई 150 साल पहले, 150 साल पहले अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। तो 150 साल जो उन्होंने इंडिया पे किया, उसका कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट इंडियंस के ऊपर नहीं हुआ, बट धीरे धीरे इंडियंस को ये लगने लगा कि ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है हमारे साथ, ठीक है। तो एक अंदर
गुस्सा जो था वो 150 साल का गुस्सा अंदर था। कब? 1857 में वो गुस्सा ऑलरेडी था। इंग्लिश में क्या लिखोगे इसको? देयर वॉज ill feeling, ill feeling against the British in the minds of Indians since 100 years. There was ill feeling in the minds of Indians against the Britishers since 100 years. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा पॉइंट नहीं है ये। आप इस पॉइंट को कहीं भी यूज़ कर सकते हो, हिस्ट्री में भी, कहीं पे भी इसको आप लिख सकते हो। मैंने ये कहा 100 साल का गुस्सा इंडियंस में ऑलरेडी था अंग्रेज़ों के खिलाफ, ठीक है। अब एक कई बारी गुस्सा बहुत होता है तो सिर्फ एक चिंगारी चाहिए होती है, स्पार्क चाहिए, ओनली अ स्पार्क वाज नीडेड। तो वो स्पार्क मिला 1857 के रिवॉल्ट में। 1857 का रिवॉल्ट हुआ कैसे? एक इंडिया की जो आर्मी थी, बेसिकली इंडिया की आर्मी का स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इंडिया की आर्मी जो थी उस टाइम पे, उसको हेड तो अंग्रेज़ ही कर रहे थे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अंग्रेज़ों का था, जितने भी जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल, लेफ्टिनेंट थे वो सारे अंग्रेज़ थे। एक भी इंडियन नहीं था, कोई भी इंडियन लेफ्टिनेंट नहीं होता था, सारे अंग्रेज़ थे। तो इंडियंस क्या करते थे? सिर्फ सिपाही या हवलदार, सिपाही या हवलदार। तो इंडियंस वर्क क्या थे? सिपाही थे और हवलदार थे। यानी गोली खाने के लिए आप जाओ और रूम हेडक्वार्टर के अंदर बैठ के ऑर्डर हम करेंगे। तो वाइट्स जो थे, वाइट्स वो सिर्फ ऑर्डर करते थे, और ब्लैक्स जो थे, ब्राउन कह लो, ब्लैक्स नहीं आते इंडियंस बेसिकली ब्राउन में आते हैं। ब्लैक्स होते हैं अफ्रीका के लोग, हम आते हैं ब्राउन में। ऐसे हमें लगता है ना कि इंडियंस हम बड़े गोरे हैं या ये हैं, लेकिन आप कभी इंग्लैंड और अमेरिका में जाओगे, वहाँ पे आपको ब्राउन बोलेंगे। आप सोचोगे इंडिया में तो मेरे को गोरा बोलते थे, यहाँ पे मैं ब्राउन बन गया। कुछ होते हैं ना, कुछ के घरों में लोगों को बोलते हैं तू बड़ा गोरा है या तू बड़ी गोरी है ना। वहाँ जाके उसको ब्राउन बोलेंगे अंग्रेज़। क्यों? क्योंकि उनके कंपैरिजन में उतने गोरे नहीं, वो बहुत ज़्यादा गोरे हैं। अब वो गोरे क्यों हैं, इतने वाइट क्यों है? क्योंकि हम इसका रीज़न क्या है पता है? हाँ, वो कैसे आया, स्किन में कैसे आया हमारी? अब देखो, हिस्ट्री से हम चले जाएंगे किसी और टॉपिक में, वो जाना जरूरी होता है क्योंकि एक IAS की जो तैयारी कर रहा होता है उसको साइंस एंड टेक्नोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब आना चाहिए। हम रहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री में, अंग्रेज़ रहते हैं टेम्परेट कंट्री में, यही रीज़न है। हम रहते हैं ट्रॉपिकल कंट्री में, अंग्रेज़ रहते हैं टेम्परेट कंट्री में। टेम्परेट कंट्री वो होता है जहाँ पे तापमान, जो वेदर है वो कम होता है। जैसे इंडिया का कश्मीर, ये टेम्परेट जोन में फॉल करता है। कश्मीर, श्रीनगर या डोडा भद्रवाह, ये सारा टेम्परेट जोन में फॉल करता है। और बाकी का जम्मू, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, ये सारा ट्रॉपिक्स में फॉल करता है, ट्रॉपिक, ठीक है। इंडिया का ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो इंडिया के सेंटर से निकल के नागपुर वाली साइड से निकल कर जाता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो इंडिया को हाफ में, आधे में डिवाइड करता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पता ना, 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ, और 23.5 डिग्री साउथ क्या है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। वो कहाँ से निकलता है? वो इंडियन ओशन में से निकलता है, नीचे से, ठीक है ना। तो वहाँ पे भी गर्मी होती है, यहाँ पर भी गर्मी होती है। जहाँ पे ट्रॉपिक आएगा, नाम आ गया ना, जहाँ पे ट्रॉपिक, चाहे वो कैप्रिकॉर्न वाला ट्रॉपिक हो या कैंसर वाला ट्रॉपिक हो, वहाँ पे गर्मी ही होगी। क्यों? और ये जोन आ गया ना ट्रॉपिक वाला, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है। इसके सेंटर में से निकलता है इक्वेटर, यहाँ सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इक्वेटर में सबसे ज़्यादा ये होता है 0 डिग्री। इसके ऊपर ऊपर चलते जाओगे तो नॉर्थ नॉर्थ नॉर्थ, इसके नीचे नीचे चलते जाओगे तो साउथ साउथ साउथ, ठीक है ना। इस यहाँ तक होती है गर्मी। ये पूरे रीजन में हॉट एंड ह्यूमिड, गर्मी भी और ह्यूमिडिटी भी, हॉट एंड ह्यूमिड, ऐसा क्लाइमेट रहता है। वेदर नहीं बोलना, इसको क्लाइमेट बोलते हैं, क्योंकि वेदर होता है शॉर्ट टर्म। आज वेदर कैसा है? अच्छा है। कल वेदर कैसा? बहुत गर्मी है।
ये नहीं बोलेंगे आज क्लाइमेट बड़ा अच्छा है, नहीं, वो गलत है। क्लाइमेट होता है इंडिया, जम्मू का क्लाइमेट श्रीनगर के क्लाइमेट से ही अलग है। यस, ठीक है। तो ये रीजन जो है ये हॉट एंड ह्यूमिड। अब ये हज़ारों सालों से, लाखों सालों से, हो सकता है लाखों सालों से, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत पुरानी है, और प्री हिस्टोरिक पीरियड उससे भी पुराना है, आप लगा लो कितने हज़ार साल पुराना। तब से लेकर इंडियंस जो हैं उनके ऊपर सूरज की रोशनी डायरेक्ट पड़ रही है और ह्यूमिडिटी भी पड़ रही है, तो तब से लेकर बेचारों का रंग जो है वो ब्राउन हो गया, क्योंकि एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन बनती है ना, उसी से तीसरी, उसी से चौथी, उसी से पांचवी। हाँ वही है, वो जो कह रहे हो ना मेलानिन, वो तभी तो आया। उनमें क्यों नहीं आया? क्योंकि उन्होंने सीधी धूप नहीं देखी कभी, है ना। उधर ठंडा मौसम है ना, और ठंडा मौसम है, और गर्मी का असर एक और भी होता है। यहाँ के लोग थोड़े बुद्धू हैं, ये कंट्रोवर्शियल भी है, यहाँ के लोग थोड़े स्टूपिड हैं। ठंडे इलाकों के लोग, आप दुनिया में कहीं पे भी चले जाओ, ठंडे इलाके का डॉग जो होगा ना, वो गर्म इलाके के डॉग से सियाना होगा, वो वाइज होगा। लेब्राडोर कुत्ता जो है, कहाँ का है वो? वेस्ट का है ना, वो ज़्यादा सियाना है या हमारे वाले यहाँ के ज़्यादा सियाने हैं? वो जल्दी शेक हैंड सीख लेता है, हमारे वाले लेट सीखते हैं। डॉबरमैन वहाँ के हैं, वो जल्दी सीख लेते हैं, हमारे वाले लेट सीखते हैं। अब बात करो इंसानों की, तो हमारे वाले थोड़े स्टूपिड हैं, वो ज़्यादा सियाने हैं, तभी तो उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया, हमने थोड़ी ना उनके ऊपर रूल किया। देखो जो रूल करता है वो हमेशा सियाना ही होता है ना। जो रूल्ड होता है वो बुद्धू होता है, ठीक है। तो ये चीज़ है, तो इसलिए। और आप देख लो, कश्मीर के लोग ज़्यादा सियाने हैं या जम्मू के? हर चीज़ उनको क्यों मिली? क्योंकि वो ज़्यादा सियाने थे, है ना। राजा हरी सिंह जम्मू का था, रूलर था, लेकिन तब भी ज़्यादा चीज़ें कश्मीर को क्यों मिली? क्योंकि वो वाइज थे। वो 2 मिनट में यूनिटी, चाहे वो यूनिटी बना के इकट्ठे हो जाते हैं या जैसे मर्जी इकट्ठे हो जाते हैं, वो चीज़ पा तो लेते हैं ना। हम लोगों में यूनिटी भी नहीं है। अब कश्मीरी पंडितों ने यूनिटी दिखाई, कल तो उन्होंने, आज की न्यूज़ आई कि उन्होंने गवर्नमेंट ने बोल दिया कि अब आपको सेफ़र डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाएंगे, ईजी डिस्ट्रिक्ट्स दिए जाएंगे, जो राहुल भट्ट की किलिंग हुई। अब जम्मू वालों का कोई मरा होता तो इन्होंने प्रोटेस्ट ही नहीं करना था पहली बात, और अगर करना भी था उनको पता था इन्होंने चुप कर जाना है, तो फिर इनको कुछ सेफर डिस्ट्रिक्ट्स इनको मिलने ही नहीं थे, है ना। इसलिए यूनिटी भी बड़ी ज़रूरी है। जम्मू वाले इकट्ठे ही नहीं होते हैं, कश्मीर वाले देखो पंडित भी इकट्ठे हो जाते हैं, मुस्लिम्स भी इकट्ठे हो जाते हैं, सरदार भी इकट्ठे हो जाते हैं। जम्मू के सिर्फ सरदार ही इकट्ठे होते हैं, बाकी कोई नहीं होता, ठीक है। चलो सरदार तो सब जगह ही इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा आगे चलते हैं। तो हम कर रहे थे इसका क्या बोलते हैं, बैकग्राउंड। तो बैकग्राउंड में हमने देखा कि अंग्रेज़ जो थे उन्होंने हमारे ऊपर रूल किया। तो हमें स्पार्क कैसे मिला? 1957 में स्पार्क कैसे मिला? तो वो मिला इंडिया की जो आर्मी थी उसमें सिपाही और हवलदार जो थे वो सारे इंडियंस थे। और एक आपको ये एपिसोड सबको पता ही होगा, मुझे लगता है सबने हिस्ट्री तो पढ़ी ही है। जो भी ये यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करता है वो सबसे पहले बिपिन चंद्रा की बुक उठाता है, या पॉलिटी उठाता है या हिस्ट्री उठाता है, सबको पता ही होगा। तो वो ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज अफेयर पता होगा सबको, ग्रीस्ड कार्ट्रिजेज अफेयर, ग्रीस्ड GREASED कार्ट्रिज अफेयर। इसमें क्या था कि न्यू गन आई थी, उसके अंदर जो गोलियां भरी जाती थी वो, उस टाइम टेक्नोलॉजी तो इतनी थी नहीं, तो उस टाइम ये कहा जाने लगा कि गोलियों को चबाना पड़ता है पहले। ये जो फैट है इट इज़ बिल्ट अप ऑफ बीफ एंड काउ फैट, ठीक है ना। बीफ होती है गाय की और पिग होता है जो, उसकी फ़ैट से ये बनती है। और आपको उस टाइम पता है, एक और बैकग्राउंड भी आपको पता होना चाहिए कि क्रिश्चियन मिशनरीज़ उस टाइम इंडिया में बहुत एक्टिव थे। वो कन्वर्जन्स कर रहे थे, हिंदूज़ को और मुस्लिम्स को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे थे।
अब इंडियन सिपाहीज ने सोचा यार एक तरफ ये कन्वर्जन्स कर रहे हैं, दूसरी तरफ इन्होंने ये बीफ और पिग वाला ड्रामा स्टार्ट किया है, अगर हम इसको चबाएंगे तो हिंदुओं ने सोचा कि हम काऊ की फैट को चबा रहे हैं, इससे तो हम हिंदू रहेंगे ही नहीं। मुस्लिम्स ने सोचा हम पिग की फैट को चबा रहे हैं तो हम मुस्लिम्स नहीं रहेंगे, तो अल्टीमेटली हम क्रिश्चियन बन जाएंगे, इसलिए इन्होंने उसको चबाने से मना कर दिया। जब मना किया, सीनियर ने बोला चबाओ, इन्होंने कहा नहीं चबाएंगे, उसने बोला चबाओ, इसने बोला नहीं चबाएंगे, तो एक सिपाही थोड़ा गुस्से वाला था, मंगल पांडे, उसने अपनी सीनियर को गोली मार दी। 3 दिन के बाद उसको फांसी दे दी गई मंगल पांडे को। सिमिलरली और बहुत सारे जगह विरोध हुआ, और जिसने अपने सीनियर के ऊपर गोली चलाने की कोशिश की, सबको फांसी दे दी गई। कुल मिला के 20-30 फांसी उस टाइम हो गई, 20 से 30 इंडियंस को फांसी हो गई। लेकिन गुस्सा वहाँ रुका नहीं, पूरे इंडियन आर्मी में विरोध हुआ और जगह जगह पर रिवॉल्ट हो गया। अब ब्रिटेन को प्रोटेक्ट करने के लिए तो थी ही आर्मी, अब आर्मी ने ही प्रोटेस्ट कर दिया तो आर्मी के खिलाफ किसको यूज़ करोगे? पुलिस को तो कर नहीं सकते हो, पुलिस तो वैसे ही आर्मी से डरती है, तो फिर किसको यूज़ करोगे? किसी को यूज़ नहीं कर सकते। जब आपकी आर्मी ही आपके अगेंस्ट हो गई, आप किसी चीज़ को यूज़ नहीं कर सकते, फिर आपको घुटने टेकने पड़ते हैं। इसलिए उन्होंने कहा आर्मी को कंट्रोल करने के लिए अब क्या करना पड़ेगा। उन्होंने क्या किया, इंडिया की ही बहुत सारी स्टेट्स थी, इंडिया की ही, वहाँ की स्टेट्स की आर्मी को, मतलब आर्मी तो एक ही थी बट कुछ स्टेट्स जो थी अंग्रेज़ों के अपने हाथ में थी, उन्होंने बोला कि इस आर्मी को कंट्रोल करो। फॉर एग्ज़ाम्पल 1857 में पंजाब जो था, इसने 1857 का रिवॉल्ट अंग्रेज़ों के साथ होकर लड़ा है, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ नहीं लड़ा है। बाद में पंजाब अगेंस्ट हो गया, जब जलियांवाला बाग हुआ बाद में हो गया, लेकिन पहले पंजाब अंग्रेज़ों के साथ था। और भी बहुत सारी स्टेट्स जो थी वो अंग्रेज़ों के साथ होकर लड़ी है। किसके खिलाफ़? किसके खिलाफ़? यूपी, बिहार, ये जो स्टेट्स थी, ज़्यादातर जो रिवॉल्ट हुआ था ना, ये यूपी, बिहार, इन स्टेट्स में हुआ था, ठीक है ना। और नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट्स थी वो अंग्रेज़ों के साथ रही थी। अब उसके क्या रीज़न थे? उसके रीज़न ये थे कि पंजाब को अंग्रेज़ों ने अपने फोल्ड में बाद में लाया, क्योंकि डरते थे वहाँ जाने से, ठीक है, ऊपर जाने से थोड़ा डरते थे। तो बाकी यूपी वगैरह इन्होंने पहले से ही कंट्रोल कर दिया था। तो फिर बाद में इन्होंने पंजाब को भी एनेक्स किया, ठीक है ना, तो वो भी फिर इसके अगेंस्ट हो गया जब, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको पता ही है ये बंगाल में गए थे, है ना। अब अंग्रेज़ों का एक और चीज़ भी है, वो हम आज नहीं समझेंगे, आज थोड़ा 1857 पे रिवॉल्ट पे ही ऊपर रहते हैं। अंग्रेज़ों का 2 टाइप का इंडिया में रूल चल रहा था, समझा दूँ आज ही वो। चलो आज ही समझ लेते हैं। अंग्रेज़ों का इंडिया में 2 टाइप का रूल चल रहा था, 2 टाइप का रूल। एक था डायरेक्ट रूल, दूसरा था इनडायरेक्ट रूल। इसको ध्यान से समझना आपने भी। अंग्रेज़ों का इंडिया के ऊपर 2 टाइप का रूल चल रहा था, एक था डायरेक्ट, दूसरा था इनडायरेक्ट। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आधे इंडिया को ये डायरेक्ट रूल कर रहे थे और आधे इंडिया को ये इनडायरेक्ट रूल कर रहे थे। यस, दे वर रूलिंग हाफ ऑफ इंडिया डायरेक्टली एंड रेस्ट हाफ इनडायरेक्टली। They were ruling half of India directly and rest half indirectly. This is very important statement. अब सबसे पहले हम देखेंगे किस किस को रूल कर रहे थे, वो बाद में देखेंगे। पहले हम ये देखते हैं कि ऐसा ये कर क्यों रहे थे, क्या ज़रूरत थी। इसका आंसर ये है कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं, जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों की कॉलोनीज़ थी वहाँ वहाँ
आधी कॉलोनीज़ पे ये डायरेक्ट रूल करते थे और बाकी की कॉलोनीज़ पे ये इनडायरेक्ट रूल करते थे। क्या मैंने बोला? आधी कॉलोनीज़ जो ब्रिटेन की थी, ब्रिटेन की कॉलोनी पूरी दुनिया में फैली थी, सिर्फ इंडिया एक नहीं था, साउथ अफ्रीका था, ऑस्ट्रेलिया था, कनाडा था। कनाडा के ऊपर भी ब्रिटेन रूल कर रहा था। कितना बड़ा कनाडा है, वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है कनाडा, सेकंड लार्जेस्ट आफ्टर रशिया। उसके ऊपर छोटा सा कंट्री पंजाब के जितना है, यूके, पंजाब के जितना, वो रूल कर रहा था। ऑस्ट्रेलिया के ऊपर जो एक पूरा का पूरा आइलैंड, वो क्या बोलते हैं, वो है आइलैंड, आइलैंड ही है ना, कॉन्टिनेंट, सॉरी आइलैंड नहीं, कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर भी ये रूल कर रहा था। आइलैंड भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैंने ये स्टेटमेंट दी कि आधे दुनिया के ऊपर ये डायरेक्टली रूल कर रहा था, आधी कॉलोनीज़ के ऊपर रादर, और बाकी की कॉलोनीज़ के ऊपर ये इनडायरेक्ट रूल कर रहा था। मतलब ये कि कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, ये थी वाइट कॉलोनीज़, वाइट कॉलोनीज़, यहाँ पे वाइट लोग रहते थे। तो थोड़ा ये होता है कि वो भी वाइट हैं, हम भी वाइट हैं। कॉलोनी से क्या मतलब है? कॉलोनी से मतलब है कि जब एक कंट्री बहुत पावरफुल हो जाता है, जब एक कंट्री बहुत पावरफुल हो जाता है तो वो ये सोचता है कि अब मैं अपने तक सीमित ना रहूँ, मैं बाहर जाके काम करूँ, है ना। तो वो दूसरे देश को अपना एक हिस्सा बना लेता है। यस, तो अब दूसरे कंट्री को अपना पार्ट बना लेता है, उसको बोलते हैं कॉलोनी, ठीक है। आप सिंपल टर्म्स में देख लो, जैसे हम भी कॉलोनीज़ में रहते हैं जम्मू की, तो जम्मू की कॉलोनीज़ हैं, जम्मू की कॉलोनीज़ हैं, ठीक है ना। सिमिलरली दिल्ली की अपनी कॉलोनीज़ हैं, पश्चिम बिहार, है ना, पंजाबी बाग, वो कॉलोनीज़ हैं। सिमिलरली अंग्रेज़ों की कॉलोनी क्या थी? कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मतलब उसके अपने थे वो, उसके ऊपर उसने रूल कर रहा था पॉलिटिकल। अब इंडिया बड़ा पावरफुल हो जाए, कहते हैं ना मोदी बड़ा पावरफुल हो गया, पावरफुल हो गया। अब ये ज़्यादा ही पावरफुल हो जाए तो फिर ये क्या करने स्टार्ट करेगा, क्या करना स्टार्ट करेगा? जैसे चाइना बहुत पावरफुल हो गया, उसने वो कॉरिडोर बनाना स्टार्ट किया, तो उसकी चाल ये थी कि पहले पाकिस्तान को अपनी कॉलोनी बनाऊंगा, फिर श्रीलंका को बनाऊंगा, फिर नेपाल को बनाऊंगा, फिर बर्मा को बनाऊंगा। अब ये चाल छोटी चाल नहीं है कि 10 साल में कर लूँगा, ये उसका होता है टारगेट अगले 500 साल का, या 500 चलो ज़्यादा बोल दिए, अगले 50 साल। अमेरिका भी ऐसे करता है, अमेरिका भी अगले 50 साल का सोच कर चलता है कि मैं अगले 50 साल में क्या करने वाला हूँ, ठीक है। अब हम भी अगले 50 साल का ही सोच के चल रहे हैं, हम भी अगले 50 साल का सोच के चल रहे हैं। अब हम भी एडवांस हो गए, ठीक है ना। तो हम अगले 50 साल, हाँ वो डिफरेंट चीज़ है कि वो अलग क्या सोचते हैं अगले 50 साल, हम क्या सोचते हैं अगले 50 साल, है ना, वो डिफरेंट चीज़ है। क्वालिटी मैटर करती है, लीडरशिप के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगले 50 साल का क्या। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा हो, वो सोचे कि स्कूल्स बेटर कर दूंगा, हेल्थ सेक्टर बेटर कर दूंगा, रोड्स बेटर कर दूंगा, खड्डे नहीं होने दूंगा रोड्स के ऊपर, तो वो वैसा करेगा। अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर सोचेगा कि मैं मस्जिदों के ऊपर से लाउड स्पीकर हटा दूंगा, हिजाब बंद करा दूंगा, या वकालत को, जो वकालत लॉ होता है, लॉ वो इंग्लिश में है वो हिंदी में कर दूंगा, जितनी भी इंडिया की पढ़ाई है सारी की सारी इंग्लिश मीडियम से हिंदी में कर दूंगा, तो वो वैसा करेगा, ठीक है। ये लीडरशिप, टॉप लीडरशिप पे डिपेंड करता है। चाइना का जो हू जिनताओ जो प्रेसिडेंट है, उसने ये सोचा कि मैं शंघाई को अमेरिका के न्यूयॉर्क के बराबर कर दूंगा, उसने कर दिया, ठीक है ना। हमने नहीं सोचा, हमने किया अपना सिटी को ही अमेरिका के बराबर, नहीं हमने नहीं किया। हमारी सोच लाउड स्पीकर तक ही है, ठीक है ना, लाउड स्पीकर हटाने हैं, हमारी इतनी छोटी सोच है। तभी मैंने कहा हम थोड़े स्टूपिड हैं, है ना। तो चलो ये चलता रहता है। तो मैं ये कह रहा था, क्या कह रहा था मैं, हाँ, तो कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूनाइटेड किंगडम ने अपनी कॉलोनीज़ जो थी वाइट कॉलोनीज़ बना ली, ठीक है, वाइट कॉलोनीज़ बना ली।
वहां पर था इसका इनडायरेक्ट रूल। डायरेक्ट नहीं था, वहां पर था इनडायरेक्ट रूल। इसका मतलब क्या होता है? इनडायरेक्ट रूल का मतलब ये होता है कि ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन ब्रिटेन की होगी, बट डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन वहां की होगी, लोकल। क्या? ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन यूके से आएगी, ओवरऑल, लेकिन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो होगी वो कनाडा खुद करेगा अपनी, ऑस्ट्रेलिया अपनी खुद करेगा, उसके बीच में मैं नहीं पढ़ूंगा। वो होता है इनडायरेक्ट रूल। और इंडिया साउथ अफ्रीका, इसके ऊपर था डायरेक्ट रूल। इंडिया साउथ अफ्रीका, इसके ऊपर था डायरेक्ट रूल। डायरेक्ट रूल का मतलब होता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन भी मैं करूंगा और ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन भी यूके, मैं मतलब यूके। तो इंडिया का कोई रोल ही नहीं रहेगा एडमिनिस्ट्रेशन में। ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल में डिफरेंस। ये होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूल में डिफरेंस। अब मैंने आपको कहा कि अंग्रेज जो ब्रिटेन था उसकी आधी कॉलोनीज डायरेक्टली रूल हो रही थी। कौन सी? वाइट कॉलोनीज, सिर्फ वाइट कॉलोनीज। और ब्लैक कॉलोनीज जो थी वो इनडायरेक्ट, मैं उल्टा बोल गया, वो डायरेक्ट, ब्लैक कॉलोनीज डायरेक्ट रूल हो रही थी और वाइट कॉलोनीज इनडायरेक्ट रूल हो रही थी। अब एक इसका नाम भी है, इसका नाम है जहाँ पे इनडायरेक्ट रूल था, ये फार्मूला है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला होता है, हिस्ट्री का फार्मूला है। जहाँ पे इनडायरेक्ट रूल होता है अंग्रेज़ों का था, वहाँ पे बोलते हैं डोमिनियन स्टेटस। ये फार्मूला है, वो बोलते हैं ना पाई आर स्क्वायर थीटा वगैरह, ये इसका फार्मूला है हिस्ट्री का। तो डोमिनियन स्टेटस कहाँ पर? जहाँ इनडायरेक्ट रूल है। अब इसको लिख लो, इनडायरेक्ट रूल इज इक्वल टू डोमिनियन स्टेटस। ये भूल जाएगा, लिख लो इसको। हाँ, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो जहाँ पर इनडायरेक्ट रूल है वहाँ डोमिनियन स्टेटस। डोमिनियन स्टेटस का मतलब समझ लेते हैं। डोमिनियन मतलब पार्ट, डोमिनियन मतलब हिस्सा, पार्ट, कि ये मेरा पार्ट ही है, स्टेटस, ठीक है ना। और जहाँ डायरेक्ट रूल होता है वहाँ पे ये टर्म यूज़ नहीं होती, वहाँ पे कुछ यूज़ नहीं होता, बस वो तो है ही अपना। वो तो ये भी नहीं बोलते कि डोमिनियन पार्ट है, वो तो कहते हैं ये तो है ही, मैं ही हूँ, पार्ट नहीं है ये, मैं ही हूँ, ठीक है। अब इंडिया में भी आधा इंडिया, मैंने बोला डायरेक्टली रूल हो रहा था और बाकी का इंडिया इनडायरेक्टली रूल हो रहा था। तो वो भी देख लेते हैं क्या, कौन कौन सा पार्ट डायरेक्टली रूल हो रहा था और कौन कौन सा पार्ट इनडायरेक्टली रूल हो रहा था। इंडिया में जो बड़ी बड़ी सिटी थी, बड़ी बड़ी सिटी, मेगा सिटी, कैलकाटा सबसे पहले यहीं पे आए थे ना, दिल्ली, मुंबई, इसको पहले मुंबई नहीं बॉम्बे बोलते थे। और बॉम्बे जो था ये आज का पूरा महाराष्ट्र एंड आज का पूरा गुजरात मिलाकर बनता था। यानी कि बॉम्बे उस टाइम का मतलब महाराष्ट्र प्लस गुजरात, तो बनता था बॉम्बे। उस टाइम का कैलकाटा मीन्स वेस्ट बंगाल पूरा, ठीक है, और इवन ईस्ट बंगाल, क्योंकि बांग्लादेश तो बाद में बना है। उस टाइम का ईस्ट बंगाल मीन्स बांग्लादेश एंड दिस बिहार आल्सो, उसके साथ ही है बिहार, ठीक है। तो बड़े बड़े जो नाम थे ना, कैलकाटा, बॉम्बे, दिल्ली, ये सारे डायरेक्ट रूल हो रहे थे, ये सारे डायरेक्ट रूल हो रहे थे। और जो एक और चीज़ थी इंडिया में उस टाइम, ये समझना बड़ा ज़रूरी है, वो थी प्रिंसली स्टेट्स। क्या थी? प्रिंसली स्टेट्स।
इंडिया में कुल मिला के कुछ 500 प्रिंसली स्टेट्स थी अप्रॉक्सीमेटली 500। अब आप सोचोगे आज की डेट में तो 28-29 स्टेट्स हैं, तो ये 500 स्टेट्स कैसे हो सकती हैं हमारे देश में। तो छोटा छोटा सिटी जैसे पटियाला है ना, हैदराबाद, ये एक एक छोटा सिटी वो थी प्रिंसली स्टेट्स। फरीदकोट पंजाब में, ठीक है, इवन कश्मीर वाज अ प्रिंसली स्टेट, ठीक है ना। तो छोटे छोटे सिटी जो, तो अब अगर इंडिया में टोटल सिटीज़ की बात करें तो कितने शहर हैं, तो वो 500 से ज़्यादा ही बनेंगे ना। तो उस टाइम छोटे छोटे शहर होते थे प्रिंसली स्टेट्स, वो इन्होंने बना दी थी डोमिनियन स्टेटस। यानी कि प्रिंसली स्टेट्स के ऊपर कौन सा रूल था, इनडायरेक्ट, और बड़ी बड़ी सिटीज़ के ऊपर कौन सा रूल था, डायरेक्ट। अब सवाल ये पैदा होता है ऐसा क्यों था, क्या ज़रूरत पड़ी थी। जैसा मैंने कहा कि कनाडा ऑस्ट्रेलिया में वाइट लोग रहते थे और अंग्रेज़ भी वाइट थे, इसलिए वहाँ पर इन्होंने रखा डोमिनियन स्टेटस यानी कि इनडायरेक्ट रूल, क्योंकि वो इनके अपने थे। अब लेकिन प्रिंसली स्टेट इनकी अपनी कैसे हुई। प्रिंसली स्टेट में भी तो इंडियंस रहते थे और बाकी बड़े शहरों में भी इंडियन, तो प्रिंसली स्टेट्स के साथ क्या इनको इतना लगाव था कि वहाँ पे इन्होंने डायरेक्ट रूल नहीं किया। और एक बात याद रखना, इंडिया में जहाँ जहाँ डायरेक्ट रूल था वहाँ वहाँ एट्रॉसिटीज़ होती थी। एट्रॉसिटीज़ मीन्स अत्याचार, लाठियाँ पड़ती थी लोगों को। और जहाँ पर इनडायरेक्ट रूल था वहाँ पर कुछ नहीं होता था। इनफैक्ट सच तो ये है कि जहाँ प्रिंसली स्टेट्स थी इंडिया में 500 से ज़्यादा, वहाँ पर तो नेशनल मूवमेंट हुई ही नहीं। नेशनल मूवमेंट सिर्फ वहाँ हुई जहाँ पे डायरेक्ट रूल था। तो अब हम ये सेफली कंक्लूड कर सकते हैं कि नेशनल मूवमेंट पूरे इंडिया में नहीं हुई, वो सिर्फ आधे इंडिया में ही हुई है। कोई पूछे क्यों, तो आपने कहना है बिकॉज प्रिंसली स्टेट्स वर नेवर डायरेक्टली रूल्ड बाय द ब्रिटेन एंड देयरफॉर देयर वाज नो नेशनल मूवमेंट इन प्रिंसली स्टेट्स। आपने क्या कहना है, कोई क्वेश्चन पूछ ले अगर, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट अगर आप दे दोगे, कंट्रोवर्शियल नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इंटरव्यू में कहीं बोल दोगे कि नेशनल मूवमेंट वाज देयर ओनली इन हाफ ऑफ इंडिया, तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो फिर क्रॉस क्वेश्चनिंग करेगा। उसको पता तो होगा आंसर, लेकिन वो जानना चाहेगा आपने ये स्टेटमेंट दी तो इसका रीज़न भी आपको पता होना चाहिए। तो आपको रीज़न पता होना चाहिए। आप बोलोगे बिकॉज half of India was princely states then, and Britain was having indirect rule in princely state, ठीक है ना। Therefore there was no question of a revolution from the people of princely states। अब सवाल ही, अभी आपको सारा समझ आ जाएगा। सवाल ही पैदा होता है ऐसा क्यों था। बेसिकली ये था, जब अंग्रेज़ इंडिया में आए तो इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे राजा थे, राजा किंग। अब अंग्रेज़ इंडिया में तब आए जब मुग़ल रूल इंडिया में कोलैप्स हो गया या हो रहा था। देखो, मुग़ल रूल को अगर हम पढ़ें तो दो हिस्सों में पढ़ते हैं, एक तो मुग़ल रूल और दूसरा लेटर मुग़ल रूल। मुग़ल रूल में तो बादशाह बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां, अकबर, ये सारे लोग आते थे। लेकिन लेटर मुगल्स में और 10-12 रूल हैं, अकबर टू, हाँ, फारूक सियार, ये वो लेटर मुगल्स में आते हैं। लेकिन उनका रूल बड़ा छोटा था, छोटा रूल था उनका। किसी का 2 साल, किसी का 1 साल, किसी का 2 दिन। लेकिन ये अकबर वोरों का रूल 40 साल का है ना। हाँ, 50 साल का हुमायूं का बीच में शेरशाह सूरी आ गया था, तो हुमायूं हार गया था बेसिकली। तो मुग़ल रूल वाज कट शॉर्ट बाय अफगान रूल।
शेरशाह सूरी अफ़गानिस्तान का था, उसने हुमायूं को बीच में आके हरा दिया था, है ना। कहते हैं कि मुग़ल रूल्स डायरेक्ट बेसिकली स्ट्रेट नहीं था। कहते हैं ना सबसे पहले बाबर आया, हुमायूं आया, फिर हुमायूं के बाद कौन आया, अकबर आया, है ना। तो हम ये कहते हैं, बट हुमायूं का रूल 2 हिस्सों में डिवाइड होता है। बीच में 15 साल का रूल आई थिंक 15 साल का रूल शेरशाह सूरी का आ गया, अफ़गान रूल। शेरशाह सूरी जिसने जीटी रोड वगैरह इंडिया में बनाई, उसने बड़ा अच्छा काम किया। वो अफ़गानिस्तानी था और उसने ये मुग़ल्स को हराया था। मुग़ल्स जो थे ये टर्क्स थे और शेरशाह सूरी था अफ़गानिस्तान का। अब बेसिकली टर्क्स और अफ़गान्स के बीच में लड़ाई होती रहती थी, बार बार वो अटैक करते थे, कभी ये जीत जाते थे, कभी ज़्यादातर मुग़ल्स जीतते थे, लेकिन कभी कभी बीच में अफ़गान भी जीत जाते थे। आपको पता है औरंगज़ेब के बाद अफ़गानिस्तान ने बड़ा तंग किया इनको, और लेटर मुग़ल्स, तभी तो छोटा छोटा रूल था क्योंकि अफ़गानिस्तान वाले बार बार अटैक करते थे। ठीक है, तो ये चीज़ थी। तो हम ये इसी बात पे दोबारा से आ जाते हैं कि इंडिया में जो चल रहा था उस टाइम, जब अंग्रेज़ इंडिया में आए और उस टाइम लेटर मुग़ल्स चल रहे थे। जब अंग्रेज़ इंडिया में आए उस टाइम बेसिकली जब उन्होंने फरमान वगैरह लिया जहांगीर से, वो ईस्ट इंडिया कंपनी आई, वो हम छोड़ देते हैं, तब हम ये नहीं कह सकते कि अंग्रेज़ इंडिया में आ गए थे। वो तो एक फरमान लिया जी, हम यहाँ पे फैक्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, है ना, वो हम छोड़ देते हैं हिस्से। लेकिन जब सब्सटेंशियल अमाउंट में अंग्रेज़ यहाँ पर आने लगे, उन्होंने फैक्ट्रीज़ वगैरह बड़ी सारी बना दी, उनको फोर्टिफाई करना स्टार्ट किया, किला बनाने स्टार्ट किए फैक्ट्रीज़ के आसपास। फिर वो उन्होंने दीवानी पावर एक्वायर करनी स्टार्ट की, दीवानी पावर मीन टैक्सेशन कलेक्ट करने की पावर्स लेनी स्टार्ट की। फिर उन्होंने अपनी मिलिट्री स्टार्ट कर दी। तब हम कह सकते हैं कि मुग़ल रूल की शुरुआत, ब्रिटिश रूल की शुरुआत इंडिया में हो गई। अब तब नहीं कह सकते कि बीच में जी वो उन्होंने फरमान लिया ईस्ट इंडिया कंपनी सेटअप करने के लिए, किससे, जहांगीर से, किससे लिया था, है ना। हाँ, लेकिन बाद में हम बोलेंगे कि बेसिकली अंग्रेज़ तो आए बाद में ही है। तो जब वो आए, बेसिकली जब वो आ गए इंडिया में, तब इंडिया में लेटर मुग़ल्स का रूल चल रहा था, लेटर मुग़ल्स। अब जब लेटर मुग़ल्स थे, मैंने पहले ही कहा लेटर मुग़ल्स जो थे वो वीक थे, कमज़ोर थे। मुग़ल्स के टाइम पे आए होते तो इन्होंने तो दिखा देना था मुग़ल्स ने अंग्रेज़ों को भी, है ना। औरंगज़ेब जैसे ने, वो तो सीधा वही सर ही कलम करता था और कुछ करता ही नहीं था। वो सर कलम करता था औरंगज़ेब और जहांगीर, है ना। और अंग्रेज़ बेचारे गोलियां मारते थे, तो ये गोलियां नहीं मारते थे ना, उस टाइम गोलियां आई नहीं थी, उस टाइम सिर्फ तलवारें होती थी। तो वो ऑर्डर देता था इसका सर कलम कर दिया जाए, तो वो सर कलम कर देते थे। 4 बंदे लगते थे, एक यहाँ से पकड़ता था, एक वहाँ से पकड़ता था, तो वो कर देते थे। अंग्रेज़ बेचारे आते थे, शूट और फायर, तो वो फायर करते थे। ठीक है, तो ये सब चलता था। अब वो तब आए अंग्रेज़ यहाँ पर जब लेटर मुग़ल्स का रूल चल रहा था। लेटर मुग़ल्स वीक थे। लेटर मुग़ल्स क्या थे, कमज़ोर थे, वीक थे। और जब लेटर मुग़ल्स वीक थे, उस टाइम जो हिंदू राजा थे उन्होंने कहा अब मौका है, अब हम अपनी टेरिटरी के ऊपर हक जमा सकते हैं। क्योंकि पहले औरंगज़ेब जैसे जमाने नहीं देता था हक। जरा सारा कहीं से कोई राजा खड़ा होता था, औरंगज़ेब सर कलम करा देता था। ठीक है, जरा सा कुछ होता था वो सर कलम करा देता था। जब वो बेचारे गए, जब मुग़ल्स बेचारे तो नहीं थे, जब वो गए तो फिर हिंदू राजा ने कहा अब टाइम आया, अब हम कुछ करते हैं। इन्होंने करना स्टार्ट किया, उधर से आ गए अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ भी मौके देख के आए। अंग्रेज़ भी तब नहीं आए जब मुग़ल्स थे। उन्होंने कहा अब सर कलम कराने वाले चले गए हैं, अब हम जाते हैं बेचारे। अब लेटर मुग़ल्स आए हुए हैं, वो कोई पीता रहता है बैठ के लेटर मुग़ल। आपको पता लेटर मुग़ल पीते पड़ी थे, है ना। तो तभी तो भी बेचारों का डाउनफॉल आया। तो उन्होंने कहा अब जाते हैं हम। वो गए और उन्होंने कहा सीन देखा इंडिया का, एक तरफ लेटर मुग़ल्स अपना डांस वांस देख रहे हैं बैठ के, बड़ा अच्छा डांस कर रहे हो। दूसरा पी रहे हैं ऊपर से,
उन्होंने कहा अब मौका है, इनसे एग्रीमेंट साइन कराते हैं कि हम टेरिटरी एक्वायर करते हैं। और उधर से राजा हिंदू उठ रहे थे, हिंदू राजा, क्योंकि देश तो हिंदुओं का ही था। तो जब वो उठ रहे थे, फिर इन्होंने देखा एक चीज़ अंग्रेज़ों ने नोट की, एक हिंदू राजा की दूसरे हिंदू राजा से बनती नहीं। आज भी तो वही है। अगर हिंदुओं की हमेशा बनती होती ना आपस में, तो कभी मुगल्स नहीं आ सकते थे यहाँ। उन्होंने देखा एक हिंदू राजा की दूसरे हिंदू राजा से बनती नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेज़ों ने एक राजा को बोला मैं तेरे को आर्म्स एंड एम्यूनेशन दूंगा, वो जो ताकतवर है ना उसको हम मिलकर हराएंगे। वो कहता ठीक है ठीक है ठीक है, ये ठीक है। और इकट्ठे लड़े और ताकतवर हिंदू राजा को हरा दिया। आप हिस्ट्री की बुक्स खोल के देखो, यही मिलेगा आपको। अंग्रेज जो वीक होता था ना राजा हिंदू, उसके साथ मिल जाता था और ताकतवर को हरा देता था। ताकतवर राजा कैसे हारते थे? क्योंकि उनकी पोल खोलने वाला एक वीक हिंदू राजा अंग्रेज़ों को उसकी कमियां बता देता था कि आप इसको ऐसे अटैक करो, इसको वैसे अटैक करो, ये मर जाएगा। अगर वो कमियां ना बताता तो अंग्रेज़ शायद ना हरा पाते। तो ये हिंदू राजास की लिमिटेशंस थी, और ताकि अंग्रेज़ इंडिया में अपना रूल जो था वो फैला पाए। ठीक है, क्योंकि मुस्लिम रूल तो उस टाइम डाउनफॉल पे चल रहा था। ठीक है, इतना समझ आया। अब इन्होंने एक स्कीम की, इन्होंने स्कीम ये की कि 500 प्रिंसली स्टेट्स हैं जिनके राजा ऑलरेडी हैं, हम उनसे हाथ ही मिला लेते हैं और उनको ये कहते हैं आप अपना रूल करते रहो, हम आपको तंग नहीं करेंगे, बट बदले में जैसी एडमिनिस्ट्रेशन हम आपकी जगह पर, हम आपकी स्टेट में चाहते हैं, प्रिंसली स्टेट में, आप वैसी ही करोगे। वो राजा सारे मान गए, राजा सारे मान गए। राजा क्या मान गए? राजा ये माने कि जिस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन अंग्रेज चाहेंगे हम वैसी एडमिनिस्ट्रेशन करेंगे। फॉर एग्जांपल एजुकेशन पॉलिसी अंग्रेज़ों की चलेगी, हेल्थ पॉलिसी अंग्रेज़ों की चलेगी। हेल्थ पॉलिसी तो उस टाइम थी ही नहीं। ठीक है, एजुकेशन पॉलिसी थी, वो पूरा इंग्लिश करना चाहते थे, कल्चर पूरा इंग्लिश करना चाहते थे। ठीक है, सारे राजा मान गए। राजा क्यों माने? क्योंकि बदले में उनको अपना रूल मिल गया। अगर वो नहीं मानते, राजा कहते नहीं 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 नहीं, हम तो इंडियन कल्चर को प्रमोट करेंगे, हम अंग्रेज़ों को प्रमोट नहीं करेंगे, तो फिर ये क्या करते, उसको हटाते राजा को, किसी और को राजा बना देते। क्योंकि ये पावरफुल थे ना, जिसके पास पावर होती है वो कुछ भी कर सकता है। उसको राजा से हटाते। ये राजा ने सोचा साला रूल तो मेरे हाथ में नहीं रहेगा तो किसी और के हाथ में चला जाएगा, तो मेरे को क्या ज़रूरत पड़ी है, मैं राजा बना रहता हूँ। ठीक है, मैं अपना डांस वांस देखता रहता हूँ। इसलिए उसने कहा मैं ही राजा बना रहता हूँ, उसने हाथ मिलाया। क्लियर? अब इंडिया में दो तरह के रूल सेटअप हो गए। 500 स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स, जहाँ पर कौन सा रूल था, इनडायरेक्ट, और दूसरे बड़े बड़े मेगा सिटीज़ जैसे दिल्ली, कोलकाता, बॉम्बे, यहाँ पर डायरेक्ट रूल। अब जहाँ पर डायरेक्ट रूल था वहाँ पर तो कोई राजा नहीं था, वहाँ पर तो कोई राजा नहीं था ना, कोई राजा नहीं था। इसलिए वहाँ पर इन्होंने बनाए गवर्नर, और वो गवर्नर थे अंग्रेज़। और उन सब के ऊपर एक इंडिया का गवर्नर बना दिया जिसका नाम रख दिया गवर्नर जनरल। यानी बड़े बड़े सिटीज़ जो इनके डायरेक्ट रूल के थे वहाँ पर हो गए गवर्नर, और टॉप पे आ गया गवर्नर जनरल। उसी गवर्नर जनरल का बाद में नाम चेंज करके 1858 में वाइसरॉय डाल दिया। ठीक है, तो इस तरह की एडमिनिस्ट्रेशन चल रही थी। सबसे ऊपर कौन? गवर्नर जनरल, उसके नीचे गवर्नर, और दूसरी जगह जहाँ पे प्रिंसली स्टेट थी वहाँ पर ना तो गवर्नर ना तो गवर्नर जनरल, वहाँ पे अपना राजा। और राजा किसका फ्रेंड? अंग्रेज़ों का। वो वही करेगा जो अंग्रेज बोलेंगे।
1947 तक जब हमें आज़ादी मिली तब तक प्रिंसली स्टेट्स अंग्रेज़ों के साथ रही, अंग्रेज़ों के साथ रही। वहाँ पर कोई भी नेशनल मूवमेंट नहीं हुई। वहाँ की आर्मी ने हमेशा, आप सोचते हो ना कि इंडियन आर्मी के साथ लड़ता कौन था, मतलब एक तरफ इंडिया की आर्मी होती थी, जैसे 1857 का रिवॉल्ट ले लेते हैं, तो 1857 में एक तरफ आर्मी ही आर्मी से लड़ रही थी, तो कौन सी आर्मी थी जो आज दूसरी आर्मी से लड़ रही थी? बड़े बड़े सिटीज़ की आर्मी प्रिंसली स्टेट्स की आर्मी से लड़ रही थी, समझ गए? बड़े बड़े सिटीज़ की आर्मी प्रिंसली स्टेट्स की आर्मी से लड़ रही थी, बस ये था। क्योंकि प्रिंसली स्टेट्स की आर्मी ने रिवॉल्ट नहीं किया था, क्योंकि उनका राजा अंग्रेज़ों का फ्रेंड था। 1947 तक प्रिंसली स्टेट्स के एक भी बंदे ने रिवॉल्ट नहीं किया, ना राजा ने किया। जब हमें आज़ादी मिली तो प्रिंसली स्टेट्स कह रही थी हम ना इंडिया के साथ जाएंगे ना पाकिस्तान के साथ जाएंगे, हमें आज़ादी दे दो। वो ना इंडिया के साथ जाना चाहते थे ना पाकिस्तान के साथ जाना चाहते थे, वो कह रहे थे हमें आज़ादी दे दो। क्यों? क्योंकि अगर वो आज़ादी ले लेते तो वो राजा बने रहते, राजा बने रहते ना। अब अगर इंडिया के साथ आते तो राजा ख़त्म हो गए, पाकिस्तान में भी राजा ख़त्म हो गए, वहाँ पर तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आ गए। जब प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट आएगा तो राजा थोड़ी रहेगा। इसलिए वो चाहते थे ना हम इंडिया के साथ जाएं ना पाकिस्तान के साथ जाएं, हम राजा बने। लेकिन अंग्रेज़ों ने उनको बोला कि अगर इंडिपेंडेंस हम देंगे तो आपको या इंडिया के साथ या पाकिस्तान के साथ जाना पड़ेगा, इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी। फिर उनको बेचारों को अपना राज छोड़ना पड़ा, अपना रूल छोड़ना पड़ा। अभी है ना माधुराव सिंधिया, ये सिंधिया घराना, ये सारे राजाओं के बेटे हैं। अभी ये पॉलिटिक्स में आ गए। अब पॉलिटिक्स में इनकी दाल गलती नहीं है। उधर सोनिया गांधी बैठी है, उधर मोदी बैठा है, ये बेचारे अपना चमचागिरी करते रहते हैं। लेकिन पहले तो ये राजा थे। ये कैप्टन अमरिंदर सिंह जो था, इसका बाप भी महाराजा पटियाला था, है ना। अभी इसको सोनिया गांधी ने निकाला कांग्रेस से बाहर, है ना। तो बड़े सारे ऐसे रूलर थे उस टाइम पे, ठीक है। ये था। अब आपको मुझे लगता है बैकग्राउंड तो समझ आया कि क्या बैकग्राउंड था। अगर मैं डायरेक्टली 1857 करा देता, ये कॉजेज़ थे, वो तो आप बुक से भी पढ़ सकते हो। लेकिन ये जो चीज़ मैंने पढ़ाई, ये बुक से, अगर ये भी है बुक में, लेकिन एक डायरेक्ट 4 पेजों में नहीं है, डायरेक्ट 4 पेजों में नहीं है। ये ऐसे हुआ ऐसे नहीं है। ये पूरी बुक पढ़ के तब भी समझ नहीं आती ये चीज़ जो मैंने अभी समझाई ना। इस एक बुक को 10 बार पढ़ोगे तो फिर जाके ये दिमाग में घुसेगा। अच्छा, ये मेरे दिमाग में भी ऐसे ही घुसा था, डायरेक्टली नहीं पढ़ा था मैंने कहीं पर। 4 बारी जब मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, फिर मैंने कहा अच्छा ऐसे होगा तो वैसे होगा, तो फिर लिंकेजेस फिर बनते हैं, ठीक है ना। फिर लिंकेजेस खुद बन जाते हैं कि ऐसे हुआ होगा तो ऐसे हुआ होगा, ऐसे हुआ, ठीक है। तो ये हुआ था। अभी आपको समझ आ गया कि अंग्रेज़ इंडिया में आए तो क्या सिचुएशन थी, ठीक है ना। तो क्या सिचुएशन थी वो भी देख लिया आपने। प्रिंसली स्टेट्स क्या थी, वहाँ पे डायरेक्ट रूल था, बड़े बड़े शहरों में इनडायरेक्ट रूल था, ठीक है। आर्मी ने कैसे लड़ा, और 100 साल का गुस्सा इंडियंस में ऑलरेडी था, 100 साल का गुस्सा इंडियंस में ऑलरेडी था। लेकिन स्पार्क कैसे मिला? मंगल पांडे की शूटिंग से, वहाँ से स्पार्क मिला और आर्मी ने विरोध कर दिया। आर्मी ने विरोध किया तो रिवॉल्ट हो गया, ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं रिवॉल्ट ऑफ 1857। बैकग्राउंड हो गई, रिवॉल्ट ऑफ 1857। तो जैसा कि मैंने कहा कि रिवॉल्ट क्यों हुआ, ग्रीस्ट कार्टेजेस अफेयर मैंने समझाया, लेकिन कुछ और रीज़न्स भी थे जिसकी वजह से रिवॉल्ट हुआ। मैंने कहा 100 साल का गुस्सा था, वो गुस्सा क्यों था इसको देखेंगे। चिंगारी तो दी उस अफेयर ने, ग्रीस्ट कार्टेजेस अफेयर ने, कि मैंने पिग का फैट नहीं चबाना, मैंने काऊ का फैट नहीं चबाना, क्योंकि उसमें मेरा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा और मैं
क्रिश्चियन बन जाऊंगा। वो तो एक रीज़न था, बट देयर वर मैनी रीजन्स। 100 साल का गुस्सा, उस 100 साल का गुस्सा था क्यों? उसके बड़े कॉजेज़ हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़। अगर आप मिलिट्री कॉजेज़ में देखें तो मिलिट्री में मैंने बोला कि सूबेदार के ऊपर इंडियंस को प्रमोशन नहीं मिलती थी, सूबेदार ही रहता था, उसके ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी और एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट होती थी वाइट के पास। और आर्मी वालों से इन्होंने पोस्टल का बेनिफिट छीन लिया, बाय पोस्ट लेटर भेजते थे वो पहले फ्री था, बाद में इन्होंने उसके ऊपर पैसे लगा दिए, पेंशन कम कर दी उनकी। और एक और चीज़ किया कि उनको, क्योंकि अंग्रेज़ों की बड़ी सारी कॉलोनीज़ थी, अब उनको लड़ाई, फ़ौजियों की ज़रूरत, आर्मी की ज़रूरत पड़ती रहती थी वर्ल्ड वार्स लड़ने के लिए। अब ये उनको भेजते थे, जाओ के टर्की में लड़ाई करो, जाओ जाके अमेरिका में लड़ाई करो। ठीक है, ये कहते थे इंडियंस के जो लोग हैं थोड़े वहमी हैं, ये कहते हैं समुंदर पार करेंगे तो हम हिंदू नहीं रहेंगे, समुंदर पार नहीं करना हम। अब वो परेशान हो गए, कहते हैं एक तो हम इनको सैलरियाँ दे रहे हैं, ये कहते हैं समुंदर ही नहीं पार करना, इंडिया में कोई लड़ाई हो नहीं रही, हम इनको लड़ाएं किसके साथ? लड़ाइयाँ सारी उधर हो रही हैं, कॉलोनीज़ की लड़ाइयाँ, ये कहते हैं समुंदर नहीं पार करना। फिर उन्होंने जब ज़बरदस्ती भेजा तो ये गुस्सा खा गए कि हमें हिंदू, क्योंकि ये सोचते थे अगर हम समुंदर पार करेंगे हम हिंदू ही नहीं रहेंगे, ये भी एक रीज़न था। तो आर्मी की ये शिकायतें थी, एडमिनिस्ट्रेशन वालों की ये शिकायतें थी कि उनको क्लर्क ही बना के रखते थे और क्लर्क से ऊपर एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट कोई देते नहीं थे। जो एग्ज़ाम होता था इंडियन सिविल सर्विस ICS का, वो सिर्फ अंग्रेज़ ही दे सकते थे, हम नहीं दे सकते थे, चाहे जितना मर्जी इंटेलिजेंट हो। बाद में जाके 1854 में एग्ज़ाम स्टार्ट किया, और वो भी इंडियंस को पहले लंदन जाके एग्ज़ाम देना पड़ता था। अब सारे गरीब बंदा तो लंदन कहाँ जाएगा बेचारा। फिर बाद में यहाँ पे डिमांड्स जब उठनी स्टार्ट हुई तो फिर उन्होंने यहाँ पर भी, हाँ यस वो भी था, और फिर इन्होंने यहाँ पर भी इंडिया में भी एक सेंटर बनाया, एक सेंटर। अब तो आपके हर जगह सेंटर है, जम्मू में भी सेंटर बनता है, जम्मू वालों को तो कहीं जाना ही नहीं पड़ता। साइंस कॉलेज में सेंटर है, वहाँ पे भी लेट पहुँचते हैं, लेट ही हो गए अब तो जाके लंदन देना पड़ता, तो फिर पता नहीं कितने दिन के बाद पहुँचते। ठीक है, तो ये चीज़ है। अब जम्मू वाले बाहर जाके दिल्ली में जब रहते हैं ना तो वो पढ़ते नहीं हैं। हम जब कोचिंग के लिए जाते हैं ना दिल्ली में, तो बिहारी वहाँ पे पढ़ता है दिल्ली में, यूपी वाला दिल्ली में पढ़ता है, बंगाली भी पढ़ता है, तमिलनाडु वाला भी पढ़ता है, जम्मू वालों से पढ़ने नहीं होता। पता क्यों? क्योंकि उनको आदत है मम्मी का खाना वो बनाया हुआ खाने की। अब जम्मू वाले कहते हैं वो बड़ी याद आ रही है मम्मी की, पढ़ाई तो हो नहीं रही, अब क्या करूँ। फिर बेचारे वापस जाते हैं वापस मम्मी के पास। ठीक है, तो इसलिए जम्मू वालों का ये है कि बड़े नाजुक हैं थोड़े। ठीक है, तो नाजुक जो हैं इसलिए वो कहते हैं कि IAS सोचते तो है कि बनेंगे, लेकिन उसके लिए सेक्रीफाइस नहीं करना चाहते, मम्मी को नहीं छोड़ सकते, भाई बहन की भी बड़ी याद आती है, और धूप भी नहीं चाहिए, धूप भी नहीं लगनी चाहिए, गर्मी बड़ी है, और फिर सर्दी भी नहीं ज़्यादा लगनी चाहिए, और क्या होता है, और ये होता है कि थोड़ा कम पढ़ ले तो IAS बन जाए, ज़्यादा नहीं पढ़े। और यूपी बिहारी बेचारे पूरा दिन नहीं पढ़ते रहते हैं, फिर जब उनको देखते हैं इनको डिप्रेशन भी बड़ी जल्दी होता है। अब डिप्रेशन हो गया, ठीक है, तो प्रोफाइल पिक्चर लगाई होती है वो इंडिया के फ्लैग की, साथ में सत्यमेव जयते प्रोफाइल पिक्चर वो होती है। लेकिन उस सत्यमेव जयते को पाने के लिए जो सेक्रीफाइस यूपी वाला कर रहा है वो जम्मू वाला नहीं कर सकता, क्योंकि ये थोड़े नाजुक। मैं भी ऐसा ही था, मैं अपनी स्टोरी सुना रहा हूँ, और ये नहीं सोचना आपकी स्टोरी, मैं खुद की भी स्टोरी सुना रहा हूँ। सारे ऐसे हैं, मेरे को जितने मिलते हैं यहाँ पे, तो सबकी यही शिकायत होती है कि हम बाहर नहीं रह सकते। ठीक है, थोड़ा रफ टफ इसके लिए बनना पड़ता है, क्योंकि जम्मू वाले ना कभी बाहर रहे भी नहीं, या घर में ही रहे हैं। ठीक है,
तो जो थोड़ा रफ टफ होता है, जैसे सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ है कोई, या बचपन से बोर्डिंग में रहा है, वो उनको फ़र्क नहीं पड़ता, उनको ज़्यादा पेरेंट्स से लगाव ही नहीं होता। और जिनको पेरेंट्स से ज़्यादा लगाव नहीं होता लाइफ में, वही कुछ अचीव करते हैं। जिनको ज़्यादा लगाव होता है ना, वो लाइफ में कुछ अचीव कम करते हैं वो। फिर उनके पेरेंट्स बड़े स्ट्रिक्ट होने चाहिए कि पूरा दिन डंडा लेके पढ़ाते ही रहे, वो फिर अचीव करते हैं। जो पेरेंट्स स्ट्रिक्ट नहीं होते, कहते हैं बेचारा ज़्यादा पढ़ गया, आज थोड़ा ये खा लो, खीर बना देती हूँ, आज कस्टर्ड बना देती हूँ, आज पकोड़े बना देती हूँ। अब बच्चा पकोड़े खा के क्या पढ़ेगा, उसके कस्टर्ड बना के तो क्या पढ़ेगा, ठीक है ना। वो कहेगा कस्टर्ड ही ठीक है, छोड़ो आइए ठीक है। तो इसलिए थोड़ा रफ टफ बनना पड़ता है तो 1857 में क्लैरिकल के ऊपर हमें जॉब नहीं मिलती थी, ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न था। मिलिट्री रीज़न हमने देखा, एडमिनिस्ट्रेटिव रीज़न हमने देखा। पॉलिटिकल रीज़न ये था कि जितनी भी हमारी पॉलिटिकल डिमांड्स थी, जैसे हम कहते थे कि इंडिया के आर्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करके रखा जाए, हमें स्कूल्स में ऋग्वेदास पढ़ाए जाएं, जो हमारी एसेट्स हैं वो पढ़ाए नहीं जाते थे, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाई जाती थी। ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़ाओ, लेकिन हमारा कल्चर भी तो प्रिजर्व करो, वो प्रिजर्व नहीं किया जाता। तो ये सब चीज़ों से थोड़ा पॉलिटिकल हमें भी वो मिल रहा था, और साथ में हमारी पॉलिटिकल डिमांड्स जितनी भी थी वो मेट नहीं होती थी। इसलिए बाद में हमने कांग्रेस बनाई, ताकि क्योंकि पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं ना थी उस टाइम पे, इंडियंस की कोई अपनी पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। फिर बाद में ए ओ ह्यूमन ने कांग्रेस बनाने में हेल्प की, और हमने कांग्रेस बनाई, और फिर थोड़ी थोड़ी डिमांड्स पूरी होने लगी। ठीक है, तो पॉलिटिकल कॉजेज़, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉजेज़, मिलिट्री कॉजेज़, इमीडिएट कॉज, तो ऐसे ही कुछ सोशल एंड कल्चरल कॉजेज़ भी थे। सोशल एंड कल्चरल कॉजेज़ ये थे, अंग्रेज़ हमारा कल्चर डिस्ट्रॉय कर रहे थे। कैसे? सती प्रथा अंग्रेज़ों ने बंद कर दी, इंडियन नाराज़ हो गए। विडो रीमैरिज उन्होंने बैन कर दी, स्टार्ट कर दी। ठीक है, इंडियंस उससे नाराज़ हो गए। इंडियंस कहते चाइल्ड मैरिज भी बंद कर दी, इंडियंस फिर नाराज़ हो गए। इंडियंस कहते चाइल्ड मैरिज अच्छी भली तो चल रही थी, 8 साल में बच्चे की मैरिज हो जाती थी, ठीक था। अंग्रेज़ कहते नहीं, ये गलत है। ये कहते ठीक था, क्योंकि आप भी देखो, आपकी दादी की मैरिज, आपकी नानी की मैरिज अगर आप देखोगे ना, तो 13 साल 14 साल में हुई होगी, है ना। तो अब उससे पुराना टाइम अंग्रेज़ों का था, तो हमारी दादी 13-14 साल में मैरिज हुई थी, उसके ऊपर का टाइम तो हमने देखा ही नहीं। 1857 तब कितने साल में मैरिज होती होगी? चाइल्ड मैरिज 8 साल में, कहीं 5 में ना होती हो, क्या पता। तो अंग्रेज इंडियन नाराज़ हो गए कि ये तो गलत कर दिया आपने, चाइल्ड मैरिज होनी चाहिए। इंडियंस कहते हैं होनी चाहिए। विडो जब हो जाती थी, तो वैसे तो वो सती हो जाती थी, जो बच जाती थी सती से, तो उसकी मैरिज दोबारा नहीं हो सकती थी। वो तो वैसे आज भी नहीं हो सकती, ठीक है। लेकिन अंग्रेज कहते होनी चाहिए उसकी भी मैरिज। हम कहते नहीं, होनी नहीं चाहिए, उसको विडो ही रहने दो। यह, और दूसरा सती जब उन्होंने बैन की, हमने विरोध किया। क्या बोला मैंने? उन्होंने सती को बैन किया, हमने उसका ओपोजिशन की कि सती होनी चाहिए, कि पत्नी को हक है पति के साथ मरने का। अंग्रेज कहते ये कौन सा हक है, ये तो होना नहीं चाहिए। इंडियंस कहते होना चाहिए, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है। तो ये आर्ट एंड कल्चर इंडिया का ये भी एक रीज़न था गुस्सा होने का अंग्रेज़ों से। अंग्रेज़ रिफॉर्म्स कर रहे थे बेसिकली, हम उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब देखो, कुछ चीज़ों में अंग्रेज़ सही भी थे, जैसे सती को बंद करना, ये सही था ना, हमें तो लगता है ना सही था। लेकिन अगर आप किसी को बड़ा जो कट्टर हिंदू होगा ना, बहुत कट्टर हिंदू होगा, उसको बोलोगे ना आज की डेट में भी, वो बोलेगा सती सही थी, वो बोलेगा सही थी। ठीक है, इवन के सती आज भी, मैंने पढ़ा थोड़े दिन पहले, कुछ महीने पहले, यूपी में कहीं पे सती आज भी होती है, और उसको गवर्नमेंट भी बंद नहीं करा सकती, वहाँ का डिप्टी कमिश्नर बंद नहीं करा सकता, क्योंकि वो डरता है कि यहाँ के लोग मेरे को मार देंगे अगर मैंने बंद कराई। वहाँ के लोग इतने बैकवर्ड हैं, बैकवर्ड कह लो या
कट्टर हैं, वो कहते हैं सती होनी चाहिए आज भी। तो उस टाइम तो सोचो 1857 की बात है। हाँ वही ना, राजस्थान में भी है, आजकल भी आप हरियाणा में देख लो, हरियाणा में भी क्या कुछ होता है। अगर लड़की अपनी मर्ज़ी से शादी कर ले तो उसको, लड़की को भी मारते हैं, लड़की को भी मारते हैं, उसके घर वालों को भी मार देते हैं, ठीक है ना। बड़ी सारी मूवीज़ भी बनी, खाप पंचायत इसको बोलते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। तो ये सारे रीज़न थे रिवॉल्ट ऑफ 1857 को वो करने के, स्टार्ट होने के। अब रिवॉल्ट क्या था ये आज हम इतना ही रखते हैं, आज बड़ा लेक्चर हो गया। लिखवाना हम कल स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 1887 का रिवॉल्ट लिखवाने वाला भी है, वो पार्ट हम कल स्टार्ट करेंगे। आज इतने, ठीक है। कोई क्वेश्चन है? प्रिंस राज नहीं करते थे, राज मतलब किंग ही करता था। मतलब ये था कि उसका जब किंग की डेथ होगी तो उसका बेटा मतलब राजा बनेगा, तो तभी प्रिंसली स्टेट्स बोली जाती थी। मतलब वहाँ पे हेरिडिटरी रूल चल रहा था। हाँ क्या बोल रहे हो? बिग सिटीज़ को प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रोविंसेस, यस। नहीं हुआ है, बिल्कुल सही। ये ज़्यादा रिवॉल्ट हुआ है बंगाल में, पंजाब में, बाद में पंजाब बहुत ज़्यादा आ गया ना आगे। पंजाब में, बंगाल में, यूपी में, ये 3 स्टेट्स हैं जहाँ पे ज़्यादा नेशनल मूवमेंट चली है। यूपी सबसे ज़्यादा, वेस्ट बंगाल एंड पंजाब दोनों बराबर, एंड सेकंड नंबर पे यूपी। यूपी बहुत बड़ा था, आज का यूपी तो छोटा है, उस टाइम यूपी इससे भी बड़ा था। उस टाइम का यूपी एमपी बना के सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे बेसिकली ना, यूपी नहीं बोलते थे, सेंट्रल प्रोविंसेस बोलते थे। उसमें यूपी एमपी सारा, और वेस्ट बंगाल में उस टाइम बिहार भी आता था, और ये सारा कुछ आता था। और आज उस टाइम का जो पंजाब था, उस टाइम की अगर हम बात करें तो आज का J&K, आज का हरियाणा, आज का हिमाचल, आज का पाकिस्तान का पंजाब भी पूरा, इवन इनफैक्ट पूरा पाकिस्तान ऑलमोस्ट, ये सारा उस टाइम पंजाब में आता था। हाँ बिल्कुल, नहीं इंडिया शिप पेप्सू, हाँ। तो बेसिकली नहीं, पेप्सू तो वो था पटियाला वाला रीजन था, सिर्फ पूरा पंजाब नहीं था। हाँ वो पूरे पंजाब की बात है। तो पाकिस्तान वाला भी है, पाकिस्तान का पंजाब इंडिया के पंजाब से ऑलमोस्ट 10 टाइम्स है, वो 10 गुना बड़ा है। वही है, वहाँ का जो कहते हैं ना आर्मी चीफ जो होता है पंजाब का, इसको बंद कर देते हैं।